सर आपने एक और जो मुद्दा उठाया है वो है गिग वर्कर्स का। इसमें आपने बोला है कि ये 10 मिनट में डिलीवरी वाला सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। दे आर नॉट रोबोट्स। डिलीवरी बॉयज़, ब्लिंकिट और जेप्टो के राइडर्स, ओला उबर के ड्राइवर्स, ये तमाम लोग जो हैं ये एक ऐसी वर्कफोर्स है जिसके आधार पे ये तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां यूनिकॉर्न्स बन गई। आज सबसे बड़ा उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है उन पर। 10 मिनट के भीतर आप तक ये चीज़ इंस्टा कॉमर्स, इंस्टा डिलीवरी ऐप्स के ज़रिए आप तक पहुंचाने में वो इंसान डेंजरस ड्राइविंग भी करता है, एंग्जाइटी का मरीज़ भी बनता है, उसका हार्ट रेट भी बढ़ता घटता रहता है, तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करके वो वहाँ पहुँचता है आपको डिलीवरी देने के लिए। और 1 मिनट भी अगर डिले हो जाए तो ऐप लॉग आउट करने का डर होता है, इंसेंटिव कटने का डर होता है, और कस्टमर से भी बहुत बार देखते हैं कि वो डांट खाता है। इस समय की जो प्रेसिंग इशू थी इंडिगो, हमने देखा एक मेजर क्राइसिस हुआ। India's aviation sector is suffering from a monopolistic situation. और 70% of India's aviation sector is controlled by Indigo. Commercial airlines Indigo उड़ाता है कि अगर एक Indigo फेल होता है, बंद होती है, तो उसकी एक बार्गेनिंग पावर, या मैं थोड़ी क्रूड लैंग्वेज में कहूँ तो ब्लैकमेलिंग पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो सरकार को या डीजीसीए को भी अपनी घुटनों पे ला खड़ी करती है। पॉलिटिशियंस के लिए एआई का क्या यूज़ है ये बताइए। पॉलिटिशियंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्या यूज़ क्या है? पार्लियामेंट की स्पीच बहुत लोग लिखते हैं चैट से, तो आपको लगता है कि लोग एआई यूज़ कर रहे हैं स्पीचेस में? अब मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, मैं तो नहीं करता। तो आपका सुझाव ये है कि हर इंडियन के पास फ्री एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो इंडिया में बना हुआ हो, एआई टूल हो जिसका वो एक्सेस कर, और ये सिर्फ जेनजी के लिए नहीं है। अगर हम एनुअल हेल्थ चेकअप इस देश के हर नागरिक को बतौर लीगल राइट दें तो मुझे लगता है ये तमाम जो एडवर्सिटीज़ हैं इनको रोका जा सकता है। और पोल्यूशन से कैसे बचें? मुझे लगता है जिस दिन एयर पोल्यूशन चुनावी मुद्दा बन जाएगा ज़रूर उसका बंद तो गया ही है वैसे। अब वेल वील नो इन द अपकमिंग इलेक्शंस। आपका आचरण मैं देखता हूँ बड़ा अच्छा रहता है पार्लियामेंट में। पुराने वीपी के साथ आपकी हुई, अब नए के साथ भी आपका कैसा इक्वेशन कैसा है? पुराने वाइस प्रेसिडेंट के साथ तो रिश्ता खट्टा और मीठा दोनों रहा। It pertains to participation of youth in Indian politics. इससे भी पहले आना चाहते थे क्या? इनके साथ नए वालों के साथ मीठा ही है और मीठा ही बना रहे। टोल पे आपको इतना टोल देने में दिक्कत क्यों रही है? आप तो यू आर अ वेल्दी मैन। हम गाड़ी जब खरीदते हैं तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस देते हैं, जब पेट्रोल भरवाते हो उस पर भी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस देते हो, सड़क बनाने के लिए अलग से आपसे पैसा लिया जाता है, फिर टोल टैक्स भी लिया जाता है। एक फाइनेंशियल ईयर में वी आर कलेक्टिवली, वी एज इंडियंस आर गोइंग टू पे 80,000 करोड़। सो 80,000 करोड़ हम दे रहे हैं तो उम्मीद कर रहे हैं कि बस सड़कें अच्छी मिले और समय ना ज़ाया हो। आज हमारे साथ एज अ वेरी स्पेशल गेस्ट मिस्टर राघव चड्ढा। राघव जी, थैंक यू, आपने आज टाइम दिया हमें। हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं कि आप ज़रा हट के मुद्दे उठा रहे हैं इस बार पार्लियामेंट में। कभी आप गिग वर्कर्स की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, तो क्या ये कोई नया आपने स्ट्रैटेजी अपनाई है पॉलिटिकल, या क्या रीज़न है? तो मैं अपना इंटरव्यू शुरुआत पहले इस समय की जो प्रेसिंग इशू थी इंडिगो, हमने देखा एक मेजर क्राइसिस हुआ। इसको आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? मैंने जब मैं रिसर्च कर रहा देखा आपने पहले भी ये मुद्दा उठाया है तकरीबन 1 साल पहले। तो राघव थोड़ा बताओ कि एक तो बताइए कि क्या ये प्रॉब्लम को आप कैसे एनालाइज करते हैं और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, मेरी पहले तो कोशिश ये रही है कि जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं वही उठाऊं, और अक्सर मैंने वो मुद्दे उठाने की कोशिश करी है जो मैंने लाइफ में खुद फेस किए हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको महसूस किया है। वो परेशानियाँ जो देश का आम आदमी भी महसूस करता है वो हाउस में रखने की कोशिश करी कि सरकार तक मेरी बात पहुँचे। आपने एविएशन सेक्टर की बात करी। मैंने करीब 1 साल पहले एविएशन सेक्टर के बारे में विस्तार से सदन में अपनी बात रखते हुए कई चीज़ें उठाई थी। एयरपोर्ट पे मिल रहा महंगा खाना, फ़्लाइट रेट्स को लेकर कि कितनी महंगी फ़्लाइटें होती जा रही हैं। उसके बाद ख़ास तौर पे जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत रेलेवेंट चीज़ है कि इंडियाज़ एविएशन सेक्टर इज़ सफरिंग फ्रॉम अ मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन। हम एक डुओपली बन गए हैं। जैसे मोटे मोटे तौर पर सारी फ़्लाइट्स या तो एयर इंडिया या इंडिगो ऑपरेट करता है। स्पाइस जेट का मार्केट शेयर तो 4-5% पे सीमित है,
और 70% ऑफ इंडियाज़ एविएशन सेक्टर इज़ कंट्रोल्ड बाय इंडिगो। कमर्शियल एयरलाइंस इंडिगो उड़ाता है। तो ये दिखाता है कि अगर एक इंडिगो फेल होता है, बंद होती है, तो उसकी एक बार्गेनिंग पावर, या मैं थोड़ी क्रूड लैंग्वेज में कहूँ तो ब्लैकमेलिंग पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो सरकार को या DGCA को भी अपने घुटनों पे ला खड़ी करती है। FDTL रूल्स जिनके चलते ये तमाम प्रॉब्लम्स एक इंडियन पैसेंजर ने फेस करी, इंडिगो की तमाम फ़्लाइट्स कैंसिल हुई, वो करीब करीब जनवरी 2024 में फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करे गए थे। यानी कि 2 साल लगभग DGCA के पास और एयरलाइंस के पास थे उनकी तैयारी करने के लिए और लागू करने के लिए। फिर भी हम उसमें कहीं ना कहीं विफल रहे। मुझे लगता है कि DGCA और मुस्तैदी से काम कर सकता था। और इसमें एक फाइनेंशियल कॉस्ट तो है कि भैया आपने टिकट बुक कराई, आप जहाज़ पे नहीं चढ़ सके, आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और इंडिगो ने वो आपको पैसा रिफ़ंड कर दिया। एक बहुत बड़ी इनकन्वीनियंस की कॉस्ट भी होती है। जैसे मान लीजिए किसी को जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था, वो वहाँ नहीं पहुँच पाया, किसी के घर में इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी थी, वो अपने किसी रिश्तेदार से जो आखिरी सांसें ले रहा है अस्पताल पहुँचना चाहता था, वहाँ नहीं पहुँच पाया, या फिर कोई आदमी कोई बिजनेस डील के लिए जाना चाह रहा था, वो कैंसिल हो गई। तो एक इनविजिबल कॉस्ट आप कहें, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी है, जिसका खामियाजा। फ्री मार्केट का आपको लगता नहीं ये कॉन्सिक्वेंस है? 70% अगर एक एयरलाइंस ले रही है तो उसमें सरकार या कोई कैसे इंटरवीन कर सकता है? वो तो बिजनेस है। देखिए, अगेन इट्स फ्री मार्केट, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सेक्टर ओपन अप ऐसे होना चाहिए कि प्रोत्साहन मिले और लोगों को और कंपनीज को कि वो भी इंडियन एविएशन सेक्टर में आकर हिस्सा लें। आज भारत की इकोनॉमी के तमाम सेक्टर्स बूम कर रहे हैं, ब्लॉसम कर रहे हैं। आप हेल्थ केयर ले लीजिए, फार्मास्यूटिकल ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, F&B ले लीजिए, कोई भी सेक्टर आप देखें, तो एविएशन सेक्टर के अंदर क्यों नहीं कंपटीशन आ रहा। राघव जी, एक और आपने बड़ा मुद्दा उठाया। आज हम पॉलिटिकल इश्यूज पे तो बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि AI जो एक बज़वर्ड है इस समय वर्ल्ड में, आपने इसको चूज़ क्यों किया? कि आप जेनजी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं क्या? देखिए, मैं खुद यूज़ करता हूँ तमाम तरीके के AI सॉफ्टवेयर्स, जनरेटिव AI टूल्स, LLMs। मुझे कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई स्ट्रैटेजी है ये। नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मेरा अपना ये मानना है कि अगर आने वाला युग AI द्वारा निर्धारित होगा, और जहां मेक इन इंडिया की बात करते हैं वहां मेक AI इन इंडिया की बात करनी बहुत ज़रूरी है। वही देश ग्लोबल सुपर पावर बनेगा अगले दशक की, जिसके पास AI की ताकत होगी। आज हम जितने भी LLMs यूज़ करते हैं, जनरेटिव AI टूल्स यूज़ करते हैं, ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Perplexity, ये सारे जो टूल्स हैं ये सारे विदेशी टूल्स हैं। कोई सिलिकॉन वैली से चल रहा है तो कोई कहीं से चल रहा है। अभी तक भारत देश अपना एक LLM क्यों नहीं क्रिएट कर पाया, अपना एक जनरेटिव AI टूल क्यों नहीं क्रिएट कर पाया? जैसे चाइना ने किया। जैसे चाइना ने किया। इस पे मैंने बात रखी थी और बताया था कि कैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिसर्च एंड ग्रांट्स में US में AI को प्रोत्साहन देने के लिए खर्च होता है, चाइना में होता है, भारत उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन करता है। तो कहीं ना कहीं वो करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, हमें देश के लोगों को, मेरा ये मानना है, फ्री AI टूल्स देने चाहिए। बहुत देश ये कर रहे हैं, UAE में ऐसा हो रहा है, सिंगापुर में ऐसा, हांगकॉन्ग में ऐसा हो रहा है। अगर आज आप ये जनरेटिव AI टूल्स को ओपन अप कर देंगे और सारे लोगों को एक्सेस दे देंगे, तो आप सोचिए आप कितना बड़ा पोटेंशियल देश का अनलॉक करेंगे। पूरे सारे इंडिया को, तो आप AI कैसे पहुंचाएंगे लोगों को? नहीं, देखिए, जहाँ डेटा पहुँच गया वहाँ तो पहुँचा ही सकते हैं, और बहुत लोग ये दे रहे हैं। एक बड़े मशहूर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनका परप्लेक्सिटी के साथ टाई अप हुआ और आज वो अपने सब्सक्राइबर को फ्री परप्लेक्सिटी एक्सेस दे रहे हैं। ऐसे ही ChatGPT को भी कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो फ्री में एक्सेस दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार भी इस बारे में सोच। तो आपका सुझाव ये है कि हर इंडियन के पास फ्री एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो इंडिया में बना हुआ हो, AI टूल हो जिसका वो एक्सेस कर और ये सिर्फ जेनजी के लिए नहीं है। आज एक बूढ़े आदमी को एक फॉर्म भरना हो, वो AI की मदद से भर सकता है। किसान को अपनी फसल के बारे में कुछ जानना हो, ज्ञान प्राप्त करना हो, फर्टिलाइज़र के बारे में, वो AI का इस्तेमाल कर सकता है। दुकानदार, ट्रेडर्स यूज़ कर सकते हैं, क्रिएटर्स यूज़ कर सकते हैं, आप जैसे पत्रकार यूज़ कर सकते हैं। पता है नौकरी सब कह रहे हैं खतरे में हो गई है इसके बाद। नहीं, ऐसा नहीं है, आप उसके और भी तरीके से उसके पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इफ़ वी गिव दैट एक्सेस टू एवरी पर्सन इन इंडिया,
वो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसे अनलॉक करेगा। पॉलिटिशियंस के लिए और देशों में हो रहा है। पॉलिटिशियंस के लिए एआई का क्या यूज है, ये बताइए। पॉलिटिशियंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्या यूज पार्लियामेंट की स्पीच बहुत लोग लिखते हैं चैट जी। तो आपको लगता है कि लोग एआई यूज कर रहे हैं स्पीचेस में? अब मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, मैं तो नहीं करता। लेकिन सर मुझे एक बात आप बताइए, इसकी वायबिलिटी कैसे हो सकती है आपको लगता है कि सबके पास फ्री एआई टूल हो इंडिया से बना हुआ? देखिए, इंडिया से बना हुआ फिलहाल तो इंडिया की जनरेटिव एक एआई टूल विश्व प्रसिद्ध या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का अभी तक नहीं बना पाया है। बताया जा रहा है कि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस और बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल के लिए तो जो बाहरी टूल्स हैं उन्हें ही मुहैया कराना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हमारा चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी आई थिंक काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है। मैंने ये सब सजेशन दिए, रिलेटेड है। चिप मैन्युफैक्चरिंग, जीपीयूज, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स देनी पड़ेंगी, इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। तमाम चीज़ों को मैंने सदन में उठाया था। और नहीं, बट व्हाट इज योर एनालिसिस? इज इट हैपनिंग, इज इट इन द राइट ट्रैक और इज इट नॉट ऑन द राइट ट्रैक राइट नाउ? वेल, लेट मी पुट इट लाइक दिस, इट कैन बी मच बेटर, कैन बी मच बेटर। सर, आपने एक और जो मुद्दा उठाया है वो है गिग वर्कर्स का। इसमें आपने बोला है कि ये 10 मिनट में डिलीवरी वाला सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। दे आर नॉट रोबोट्स, उनकी भी एक डिग्निटी होनी चाहिए, विच आर वेरी वैलिड पॉइंट्स। तो इसको आप किस तरह से आगे ले जाने की सोच रहे हैं और इसको थोड़ा समझाइए, आपको ये उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, आज के दौर में स्विगी जोमेटो के डिलीवरी बॉयज़, ब्लिंकिट और जेप्टो के राइडर्स, ओला उबर के ड्राइवर्स, ये तमाम लोग जो हैं ये एक ऐसी वर्क फोर्स है जिसके आधार पे ये तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां यूनिकॉर्न्स बन गई, $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर ली। लेकिन इस पूरी एक इकोसिस्टम जो खड़ा हुआ, इसमें अगर कोई एक सेट ऑफ पीपल है जो आज भी दबा कुचला और बहुत प्रेशर में है, वो हमारे गिग वर्कर्स हैं। आज सबसे बड़ा उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है उन पर। 10 मिनट के भीतर आप तक ये चीज़ इंस्टा कॉमर्स, इंस्टा डिलीवरी ऐप्स के ज़रिए आप तक पहुंचाने में वो इंसान डेंजरस ड्राइविंग भी करता है, एंग्जाइटी का मरीज़ भी बनता है, उसका हार्ट रेट भी बढ़ता घटता रहता है, तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करके वो वहाँ पहुँचता है आपको डिलीवरी देने के लिए। और 1 मिनट भी अगर डिले हो जाए तो ऐप लॉग आउट करने का डर होता है, इंसेंटिव कटने का डर होता है, और कस्टमर से भी बहुत बार देखते हैं कि वो डांट खाता है, कस्टमर उसे रेटिंग कम देता है और डांट के भगा देता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी के साथ साथ उनकी वर्कर की डिग्निटी को लेकर भी मैंने बात रखी। एक उनकी मिनिमम पे और मैक्सिमम वर्किंग आवर्स डेजिग्नेट होने चाहिए, कि नहीं तो वो 14 से 16 घंटे लगातार एक दिहाड़ी मजदूर से बदतर स्थिति में काम करते हैं। कोई प्रोविडेंट फंड नहीं, कोई ESI नहीं, कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई पेड लीव नहीं, इस प्रकार का कोई सेटअप। बट अभी ये जो आए हैं कोड्स आए हैं, जो लेबर कोड, ये ज़रूर है कि अभी जो लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, और मैं साफ तौर पे बताना चाहूँगा, उन्होंने एक अच्छा कदम ये उठाया है कि इन गिग वर्कर्स को, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको डिफाइन किया है, उनको रिकॉग्नाइज किया है। अभी तक वो हमारे लीगल सिस्टम में किसी भी स्टैट्यूट में रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं थे। वो एक बड़ा पहल है, एक बड़ी कदम है। लेकिन इसके साथ साथ अभी भी डिग्निटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम उन्हें ऑफर नहीं कर पाए हैं। उस दिशा में अभी भी काम करने की आवश्यकता है। तो सर आपको क्या, कैसे इसको हैंडल कैसे किया जाएगा? लाइक आपने ये तो बोल दिया कि ये प्रॉब्लम है, इस समस्या का हल क्या है? देखिए, अगर हम ये उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं कि वो लोग 10 मिनट में हमारे घर पे खाने की डिलीवरी कर देंगे, तो वो लोग भी उम्मीद लगा कर बैठते हैं कि हम उनके लिए कुछ करेंगे, कानून बनाएंगे, रूल्स रेगुलेशंस लाएंगे। मुझे लगता है, और मैंने इस बारे में सदन में बात रखी और मेरा विश्वास है कि सरकार तक ये बात पहुंची भी है, दैट देयर नीड्स टू बी अ सेपरेट सेट ऑफ रेगुलेशंस, बिकॉज ये जो एक सेट ऑफ वर्कर्स, एक वर्कफोर्स तैयार हुई है, साइलेंट वर्कफोर्स है, दीज आर द इनविजिबल व्हील्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। तो एक रेगुलेशंस बने जिनको इनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिले। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो मैंने चीज़ें बताई, PF, सोशल सिक्योरिटी, तमाम चीज़ें उनको मिलेंगी। सेकेंडली, इनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इनकी मिनिमम पे और मैक्सिमम वर्किंग आवर्स क्या होंगे वो भी डिफाइन होंगे। और उसके साथ साथ ये कस्टमर का हैरेसमेंट जो है, कस्टमर द्वारा किया गया हैरेसमेंट, वो कहीं ना कहीं बंद हो। वो भी उसमें क्या, आपने कहा सरकार तक बात पहुंची है कि आपको किसी का फीलर आया अभी कि इस पे कुछ करने जा रहे हैं हम लोग? नहीं, ऐसी कोई चर्चा मेरी डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुई है, लेकिन बट काफ़ी सपोर्ट मिला आपके इस थॉट को। मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज जब मैंने मुद्दा उठाया, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया।
सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया के कुछ बाहर भी बताएंगे जब मैं- किस किस ने आपके इस पे अब नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत लोगों ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसको इस मेरे थॉट को एंडोर्स किया, मेरी इस मांग को सपोर्ट किया, एंड नॉट मियरली फ्रॉम द पॉलिटिकल वर्ल्ड, आउटसाइड ऑफ द पॉलिटिकल वर्ल्ड भी right. बहुत लोगों ने इसको मैंने देखा support किया। पूरा ये वायरल रहा, काफ़ी मैसेजिंग बहुत क्लियर थी इसमें। अब लोगों को पसंद आया क्योंकि मुझे लगता है मैंने लोगों का मुद्दा उठाया है, और ये मेरा मानना है कि इस पर कुछ कदम उठाया जाएगा। मुझे याद आता है कि जब मैंने करीब 1 साल पहले एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात करी थी, तो उसके बाद उड़ान यात्री कैफ़े नाम की एक सब्सिडाइज्ड फूड देने वाली कैंटीन एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह कुछ कुछ एयरपोर्ट्स पर खोली गई, आज भी चल रही है कुछ एयरपोर्ट्स पर। तो वो एक पहल थी, तो मुझे उम्मीद है कि शायद इस माध्यम से भी जो चीज़ मैंने उठाई है गिग वर्कर्स की, उस पर भी काम होगा। और लेबर कोड्स में उसे वैसे ही, एज वी जस्ट डिस्कस, दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड The first time they are recognized. So So I think it's a good step. hopefully we're treading in the right direction. तो सर मैं एक और, आप जब मैं रिसर्च कर रहा था आपसे मिलने से पहले, तो मैंने देखा कि आपने एक और मुद्दा उठाया है, एनुअल हेल्थ चेकअप्स। तो ये इसको, इस पे तो शायद प्रधानमंत्री ने भी बात की है कई बार कि एक एनुअल हेल्थ चेकअप मैंडेटरी होना चाहिए सबका। देखिए, कोविड-19 के बाद आपने अगर देखा होगा, हम कितनी बार अपने मोबाइल फ़ोन पर या अखबार या न्यूज़ चैनल पर ये रिपोर्ट देखते हैं कि कोई दूल्हा अपनी शादी के मंडप पे हार्ट अटैक से मर गया, कोई स्पोर्ट खेलते हुए, बैडमिंटन, क्रिकेट खेलते हुए कोई युवा गिरकर दिल के दौरा पड़ने से मर गया, एटसेट्रा। और उसके साथ साथ कितनी बार ऐसा होता है कि कोई आदमी जब अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती हो जाता है, तब उसे पता लगता है कि अरे उसे डायबिटीज़ था, ब्लड प्रेशर था, कैंसर था, कोई बीमारी थी। अगर हम एनुअल हेल्थ चेकअप इस देश के हर नागरिक को बतौर लीगल राइट दें, तो मुझे लगता है ये तमाम जो एडवर्सिटीज़ हैं इनको रोका जा सकता है। इसीलिए मैंने मांग करी कि एनुअल हेल्थ चेकअप को एक लीगल राइट बनाया जाए। अगर हर साल देश के हर नागरिक का एक बार पूरी हेल्थ की जांच हो जाए, तो हो सकता है कि आज से 10 साल बाद जो बीमारी एक बहुत बड़ा आकार लेती, वो आज 2 गोली खाकर आपकी समाप्त हो सकती है। इसलिए कॉस्ट ऑफ लाइफ, जो विदेशों में तो कॉस्ट ऑफ लाइफ की बहुत वैल्यू होती है, वहाँ तो सरकारें फ़ोन कर कर आपको याद दिलाती हैं कि आपका एनुअल हेल्थ चेकअप आज होना है, सोमवार को पहुँचिए अस्पताल और जाकर जांच कराइए, हमने अपॉइंटमेंट ले दी है। कुछ उस प्रकार का मैकेनिज्म बनना चाहिए वेयर एवरी इंडियन शुड हैव एन एक्सेस टू एनुअल हेल्थ चेकअप। और पोल्यूशन से कैसे बचें? देखिए, पोल्यूशन से तो मेरा खुद का गला ख़राब है, मैं कई बार खांस रहा हूँ आपसे चर्चा करते हुए। Pollution is a menace. It's a very big problem, and I think we are all suffering in this gas chamber. It's a grave health crisis, and it is not merely a state issue. It is not कि हम दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली में हवा ख़राब है, कि हरियाणा में या पंजाब में। It's a North India issue. We need a North India solution for this. और ये तमाम सरकारों की कलेक्टिव पॉलिटिकल विल से ही समाधान होगा। और मुझे लगता है जिस दिन एयर पोल्यूशन चुनावी मुद्दा बन जाएगा, ज़रूर बन तो गया ही है वैसे। अब वेल वी विल नो इन द अपकमिंग इलेक्शंस। तो सर मैं एक और मुद्दा आपने जो उठाया वो भी काफ़ी जुड़ा हुआ अर्बन मुद्दा है। आप, मैं देख रहा हूँ अर्बन आजकल फोकस आपका है सारे मुद्दों पे, रूरल इतना मुद्दे आप उठा नहीं रहे, मैं देख रहा हूँ। नहीं, मैंने अभी साल भर पहले साल भर हो गया ना, रेलवेज, इंडियन रेलवे पैसेंजर की क्या दुर्गति है, कैसे आलू की बोरियों की भांति उन्हें ठूस कर ले जाया जाता, उनकी बात रखी थी। और ख़ास तौर पे रूरल इंडिया से जो ट्रेन्स चलती हैं उनकी बात रखी थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अर्बन लोगों की बात करता हूँ। तो टोल पे आपको इतना टोल देने में दिक्कत क्यों नहीं? आप तो यू आर अ वेल्दी मैन। नहीं, एक तो ऐसा है कि मेरा अपना ये मानना है कि टोल इज़ समटाइम्स टेक्स द शेप ऑफ अ लीगलाइज्ड लूट। It appears and feels like a legalized. यस, आपको छोटे से सफ़र तय करना है तो आपको 200, 300, 400, 500 रुपये तो कहीं नहीं। और आपने 200-300 रुपये देने के लिए जो लाइन में आधा घंटा खड़ा होना है वो अलग। अब ये फास्ट टैग वगैरह से शायद थोड़ा सा कुछ सिंप्लीफाई हुआ है। वेल, आज भी आप जाके देखिए, अगर 8 लेन है तो 4 लेन तो इसलिए नहीं चल रही होती टोल प्लाजा की कि कोई व्यक्ति नहीं बैठा या बैरियर ख़राब है, बैरियर नहीं खड़ा, और तो कई प्रकार की परिस्थितियाँ। लेकिन मोटे मोटे तौर पर टोल प्लाजा का कॉन्सेप्ट ये है कि आप टोल इसलिए भर रहे हैं कि बेहतरीन अच्छी सड़क मिले। तो पहला सवाल मैंने ये रखा कि क्या आपको अच्छी सड़क मिल रही है, क्या प्रॉपर लेन डीमार्किंग, क्लिनलीनेस, ड्रेनेज सिस्टम और प्रॉपर साइनेजेस सड़क पे मिल रही हैं। अगर नहीं मिल रही तो टोल लेना नहीं चाहिए। जैसे कि केरला हाईकोर्ट ने अभी कुछ ही समय पहले
अपने राज्य के कुछ टोल प्लाजास को बंद कर दिया कि सड़क बहुत ख़राब है, अब जनता से आप टोल नहीं वसूल सकते। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने ऑर्डर देके 2 टोल प्लाजास जो जितना पैसा वसूलता था उसमें 80% कटौती कर दी कि सड़क ख़राब है, उस सड़क पे इतनी ख़राब सड़क देने के बाद आप मांग कैसे सकते हो टोल, उन्होंने बंद कर दिया। तो एक तो सड़क अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम गाड़ी जब खरीदते हैं तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस देते हैं, जब पेट्रोल भरवाते हो उस पर भी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस देते हो सड़क बनाने के लिए, अलग से आपसे पैसा लिया जाता है, फिर टोल टैक्स भी लिया जाता है। अच्छा, टोल टैक्स आप ले रहे हैं, समझ में आता है कि बहुत महंगा प्रोजेक्ट है और आप बीओटी मॉडल्स पे सरकार पीपीपी पार्टिसिपेशन से बनाती है सड़क, इसमें अच्छा मॉडल है, बननी चाहिए। लेकिन जब कॉस्ट की वसूली हो जाए उसके बाद भी कई टोल्स चलते रहते हैं, जिसका मुख्य उदाहरण रहा हमारा डीएनडी, दिल्ली नोएडा फ्लाईवे, जिसमें कॉस्ट वसूल होने के बाद भी वो फ्लाईवे पैसा लोगों से वसूलता रहा, कम से कम वो बंद होना चाहिए। और इस सब में इंसान का वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए। हाईवेज आर मेंट फॉर सीमलेस मोबिलिटी एंड सीमलेस कनेक्टिविटी। आप अच्छी रफ्तार से गाड़ी चलाकर टोल प्लाजा पे पहुंचकर अपना आधा घंटा बर्बाद करें, ये कहीं आपने गडकरी जी को ये डायरेक्टली बोला कभी? नहीं, अब मैं सदन में मिलेंगे तो ज़रूर बोलूँगा। मेरा ऐसा मानना है कि 5 मिनट से ज़्यादा अगर किसी गाड़ी को टोल प्लाजा पे खड़ा होना पड़े तो उसका सफ़र फ्री होना चाहिए, उसे टोल प्लाजा पे 1 रुपया नहीं लगना चाहिए। और ये आप लागू करेंगे इस प्रकार का नियम, तो मुझे लगता है कि तो आपका कहना ये है कि जब आपका कॉस्ट निकल आए उसके बाद टोल सारे बंद होने चाहिए, उसके बाद तो कोई फायदा नहीं है कुछ चलाने। कॉस्ट निकल आए तो नहीं, तो लॉजिक है इसकी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ओके, तो आपने कोई डेटा निकाला है कि ऐसे कितने टोल्स हैं जो चल रहे हैं बिना नहीं, तो हमने स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चंस के माध्यम से सरकार से पूछा हुआ है। एक डेटा ये बताता है, मैं आपको अभी देख के बताता हूँ, आई थिंक वर्ष 25-26 में भारत देश में हम टोल देकर लगभग 80,000 करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष में, जो 1 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ और 31 मार्च 2026 को समाप्त होगा, एक फाइनेंशियल ईयर में वी एज इंडियंस आर गोइंग टू पे 80,000 करोड़ as a toll tax at all these toll plazas and all, which is a huge amount. So 80,000 करोड़ हम दे रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि बस सड़कें अच्छी मिले और समय ना बजाया हो। राघव जी, एक इन तमाम अर्बन मुद्दों के बीच में आपने एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा उठाया था, वो था टॉक्सिक वाटर का। आपने उसमें मेंशन किया था कि जब पंजाब ने ग्रीन रेवोल्यूशन की बुनियाद रखी थी और उसमें काफ़ी अपना नुकसान कर लिया, आज उसकी प्राइस पे कर रहे हैं। और आपने इनफैक्ट एक मेंशन किया था एक ट्रेन का, जो वहाँ से राजस्थान जाती है उसे कैंसर ट्रेन लोग बोलते हैं, तो आप बताएं इसके बारे में। ये मुद्दा कभी मेन स्ट्रीम में इतना आया नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, पंजाब वो सूबा जिसका नाम ही 5 दरियाओं पे, 5 नदियों पे पड़ा, पंज प्लस आब, पंजाब। पंज मीन्स 5 एंड आब मीन्स रिवर, 5 रिवर्स वाला, नदियों वाला सूबा पंजाब आज सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम अगर फेस कर रहा है तो पानी को लेकर कर रहा है। अभी भारत सरकार का ग्राउंड वाटर क्वालिटी असेसमेंट का सर्वे आया, जिसने बताया कि देश भर में अगर सबसे ज़्यादा पल्यूटेड वाटर किसी स्टेट में है तो वो पंजाब में है, और उस इम्प्योरिटी में कोई डर्ट या कोई कीचड़ वो नहीं है। देयर आर रेडियो एक्टिव मेटल्स लाइक यूरेनियम which are found in the samples that were taken out of Punjab's ground water. इतनी बुरी हालत पंजाब के पानी की है। दूसरा, because of पैडी कल्टिवेशन, क्योंकि हम धान की खेती करता है पंजाब, क्योंकि धान की खेती करने के लिए भारत सरकार द्वारा पंजाब को डेजिग्नेट किया गया एक दौर में जब देश में अकाल था, अनाज की कमी थी। धान की खेती के चलते पंजाब का वाटर टेबल और ग्राउंड वाटर और नीचे चला गया। आपको जान के अचंभा होगा कि एक अल्टीमेट फाइनल प्रोड्यूस ऑफ 1 kg राइस में 5,000 लीटर पानी लगता है। तो पंजाब का ग्राउंड वाटर इतना नीचे चला गया है कि आज 300-400 फीट पर भी पानी नहीं मिलता। तो ये 2 मुद्दे मैंने पंजाब के रखे, एंड बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन के दौर से पंजाब ने देश का पेट पालने का बेड़ा उठाया, उसके चलते एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र भी हुआ और तमाम तरीके की चीज़ें इस्तेमाल हुई, जिसके चलते आज पंजाब का पानी इतना दूषित हो गया कि लोगों को बीमारियां हो रही हैं। जो बच्चे भी कई जगहों पे हम देखते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारा मालवा बेल्ट है, भटिंडा, संगरूर, बरनाला, फिर ये वाली जो बेल्ट है,
इस बेल्ट में डिसेबिलिटी के साथ बच्चे पैदा होते हैं। कैंसर इज़ बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट डिजीजेज इन पंजाब। इनफैक्ट एक ट्रेन चलती है भटिंडा से बीकानेर रात को 9:30 बजे। उस ट्रेन नंबर से कोई नहीं जानता, उस ट्रेन को लोग कैंसर ट्रेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि भटिंडा से बीकानेर उस ट्रेन के अंदर ना ट्रेडर, ना श्रद्धालु, ना डिवोटीज, ना कोई आम जनता जाती है। सिर्फ मरीज़ 9:30 बजे वाली उस ट्रेन में लद के जाते हैं और वहाँ जाकर, वहाँ एक कैंसर हॉस्पिटल है बीकानेर के पास, वहाँ जाकर इलाज कराते हैं। तो ये स्थिति पंजाब के पानी की है। तो मैंने यही मांग रखी थी इस बारे में। देखिए, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव टू डू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। पंजाबियों की खुराक भी नहीं है चावल, और वो दौर जब था, जब देश में अनाज की कमी थी, आज हम उस दौर में भी नहीं है। आज हम एक फूड सिक्योरिटी, एक स्टेबल फूड सिक्योरिटी की ओर बढ़ चुके हैं। आई थिंक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी मस्ट लुक एट, जिसमें पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, केमिकल एंड फर्टिलाइज़र यूजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फार्मर इनकम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी तमाम तरीके की क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करी जाए। न्यू एंड न्यूअर क्रॉप्स को हमें फेयर लगाना पड़ेगा। चलिए, अब मैं इस इंटरव्यू को समाप्त करने की तरफ आ जाते हैं। आपका आचरण मैं देखता हूँ बड़ा अच्छा रहता है पार्लियामेंट में। पुराने वीपी के साथ आपकी हुई, अब नए के साथ भी आपका कैसा इक्वेशन कैसा है? इस सवाल के बाद हम ख़त्म करते हैं। नहीं, देखिए, पुराने वाइस प्रेसिडेंट के साथ तो रिश्ता खट्टा और मीठा दोनों रहा। इनके साथ, नए वालों के साथ मीठा ही है और मीठा ही बना रहे। मुझे ऐसा लगता है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, उनकी जो फंक्शनिंग है उसके बारे में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो फर्स्ट राज्यसभा के चेयरमैन रहे, फर्स्ट वीपी भी रहे, उन्होंने अपने पहले वक्तव्य में ये बात रखी थी दैट नाउ दैट आई एम ऑन द चेयर, आई बिलोंग टू नो पार्टी, दैट मीन्स आई बिलोंग टू एवरी पार्टी इन द हाउस। वो उन्होंने एक मापदंड, एक बेंचमार्क सेट किया था। मुझे लगता है जो भी चेयरमैन उसका पालन करेगा वो अच्छा ही करेगा। और मेरे को बड़ा एक डायलॉग था उसमें कि मैं सबसे छोटा हूँ, तो आपको मेरे को आशीर्वाद चाहिए। वो मैंने इस बार भी बोला, जो नए चेयरमैन आए उनको भी रिक्वेस्ट करते हुए कि राज्यसभा इट इज कॉल्ड एज द हाउस ऑफ एल्डर्स। तो इस राज्यसभा में सबसे कम उम्र का एमपी मैं हूँ। तो मैंने बोला, देखो जी, ये सब एक परिवार है, और परिवार का अध्यक्ष वो होता है जो चेयरमैन है सदन का। तो जो परिवार का सबसे बड़ा होता है, वो परिवार के सबसे छोटे को शैतानी करने का मौका भी देता है और बोलने का मौका भी देता है और प्यार और स्नेह भी करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका विशेष स्नेह मेरे प्रति रहे। चलिए, धन्यवाद सर। अभी तो हमने इस बार सिर्फ पार्लियामेंट्री मुद्दों में बात की, फिर आगे कभी आपसे पॉलिटिकल इंटरव्यू करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। थैंक यू सो मच।